Hello guys, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about antenatal care. ये एंटीनेटल एडवाइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके जो एंटीनेटल्स है उसकी केयर किस तरीके से करनी है, उसको क्या एडवाइस देनी है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई पेशेंट है उसको क्या एडवाइस देनी है कि जो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली हो सके और मदर्स को भी साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम ना डेवलप हो एंड या हाइजीन से रिलेटेड या किस तरीके से हमें एडवाइस करना चाहिए एक लेडीज़ को, किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस पर्पज़ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि उसकी जो बच्चे की जो क्वालिटी है वो देखनी पड़ती है कि फेटल वेलबींग देखना पड़ता है कि डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको मेंटेनेंस रेगुलर चेकअप कराना चाहिए एंड प्रॉपर हाइजीनिक डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। स्पेशली हमें लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए पेशेंट को, फ्रूट्स है, लिक्विड्स है, ये ज़्यादा देना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो और प्रोटीन ज़्यादा हो या फाइबर्स ज़्यादा हो। उससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा तो पेशेंट को वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल पेशेंट फील नहीं करेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, जलन नहीं होगी सीने में, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक्सेसिव इंटेक हो या प्लेंटी वाटर्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एडवाइस करते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन एडवाइस करते हैं पेशेंट की। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पेशेंट की मेटा जो बोलिए रेट है वो बढ़ जाता है और पेशेंट को जो कैलोरी है उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसके मुकाबले जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी जो कैलोरी की या एनर्जी की डिमांड होती है वो एक्सेसिव बढ़ जाती है। जैसे कि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है पर डे और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2500 कैलोरी की पर डे रिक्वायरमेंट होती है। उसके हिसाब से जो मदर्स होती है उसकी बॉडी में जो मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। उससे जैसे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मदर्स को बॉडी में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं, प्लेसेंटा डेवलप होता है, फिर बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सेसिव एनर्जी की, एक्सेसिव प्रोटीन कैलोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके, जो प्लेसेंटा का जो ग्रो है वो अच्छा हो सके और हमारा जो बेबी है वेलबींग हेल्दी बेबी हमारा जो है वो डिलीवर हो। तो उसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को एक्सेसिव स्लीप लेना चाहिए। कम से कम पेशेंट की नॉर्मली 10 घंटे का सोना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 8 घंटे नाइट में, 2 घंटे डे में, ये बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल भी हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं कि भाई पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो, कि पेशेंट सोचता है कि कैसे डिलीवर होगा, कैसा बच्चा डेवलप होगा, वो चीज़ें। तो पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को इम्प्रूव करते हैं कि उसको मेंटेन रखते हैं, उसको साइकोलॉजी को अच्छी की तरफ लेके चलते हैं। देखते हैं कि जो पेशेंट की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है तो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट लगाए, ब्रेस्ट लगाएंगे तो उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी पेशेंट को। और पेशेंट को जैसे बाथिंग है, प्रॉपर एवरीडे बाथ करना चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए, वो भी कि स्लीपिंग ना हो जाए, जैसे बाथरूम में जाए तो स्लिप ना हो जाए, उसका प्रिवेंशन करते हुए। और जैसे अपन फुटवेयर की बात कर लेते हैं, हाई हील्स की जो सैंडल्स आते हैं, फुटवेयर्स आते हैं, वो नहीं पहनने चाहिए क्योंकि उससे स्लिप होने के मोर चांस होते हैं। और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 6 वीक ऑफ लास्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और जैसे लॉन्ग ट्रैवलिंग है, जैसे पेशेंट वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो लॉन्ग सिटिंग नहीं होना चाहिए एंड एरोप्लेन्स में ज़्यादा लंबे टूर पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि पेशेंट को यहाँ पर लोअर एब्डोमेन पर बेल्ट लगाना पड़ेगा, उससे दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। और इसमें नोज़िया वोमिटिंग तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, लास्ट ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन से वो स्टॉप हो जाते हैं, सीजेस्ट हो जाते हैं। और पेशेंट को जैसे क्लॉथिंग है, मतलब लूज क्लॉथ पहनने चाहिए पेशेंट को। लूज पहनेंगे तो उससे कंफर्टेबल फील होगा और टाइटनेस नहीं महसूस होगी पेशेंट को।
देन डेंटल केयर में हाइजीन रख, ओरल जो माउथ है उसको हाइजीन रखना चाहिए, गुड एंड हाइजीन्स क्लियर रखना चाहिए। फिर देख लेते हैं आपने उसको स्मोकिंग, जैसे पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो वो स्टॉप कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब बेबी का जो ग्रोथिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो माल न्यूट्रेटेड एंड लो वेट बेबी डिलीवर हो सकता है। उससे कंजेनाइटल्स एबनॉर्मलिटीज़ बच्चों में आ जाती हैं। वो चीज़ें अगर अल्कोहल पीता है और ये मतलब स्मोकिंग करती है तो वो मोर चांस हो जाता है, वो बढ़ा देती है, उसके रिस्क को बढ़ा देती है, जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको बढ़ा देती है। अगर पेशेंट सिकल सेल अनीमिया या इक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन इन चीज़ों से सफ़र कर रही है तो पेशेंट को एरोप्लेन में, फ़्लाइट में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ से सफ़र कर रही है तो वो चीज़ें उसकी और इंक्रीज हो सकती हैं, पेशेंट की वो चीज़ इंक्रीज हो सकती हैं। और इसमें क्या होता है कि विटामिन्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, उन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है शरीर में, उनको बच्चे को डिमांड होती है, तो वो चीज़ें पेशेंट को एक्सेसिव इंटेक करनी चाहिए फ्रूट्स के द्वारा। ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपन देखते हैं कि उसमें कुछ पेशेंट को न्यूट्रिएंट डाइट देनी चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी डाइट देनी चाहिए जो पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो जाए और एसिडिटी ना, फॉर्मेशंस हो या कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो। अगर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा तो उसको क्रैम्प्स लगाने पड़ेंगे, जोर लगाना पड़ेगा स्टूल पास करने के लिए। उससे क्या होता है, हेमरोइडल वेंस में हेमरोइड डेवलप हो सकते हैं या फीसल्स बन सकते हैं पेशेंट को, वहाँ से ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट एनीमिक होगा। वो चीज़ें अपन उसकी HB लेवल को हमें बढ़ाना है, बल्कि वहाँ से अगर ब्लड लॉस होगा HB लेवल डाउन हो जाएगा पेशेंट का। इसीलिए पेशेंट को एक्सेसिव फ्रूट्स देने चाहिए, मिल्क देना चाहिए, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा मिल्क से। और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एलिमेंट्स डेवलप हो जाते, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है या बैक एक होता है। और पेशेंट को जैसे कि अगर कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी में पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि गुड प्रोटीन लें और कम खाना, एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि कम खाना, चाहे दिन में 4-5 बार खा लो, लेकिन स्लो करके, थोड़ा करके खा लो। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा खाएंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और एसिडिटी की शिकायत नहीं बनेगी। एसिडिटी उसकी वजह से बनता है कि अपन एक्सेसिव इंटेक कर लेते हैं एक साथ में, फिर अपन मूवमेंट करते नहीं। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारे इंटेस्टाइन मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हमें खाना खाने के जस्ट बाद लेटना नहीं चाहिए। पेशेंट को एडवाइस करो कि खाना खाने के बाद जस्ट मत लेटो, थोड़ा वॉकिंग करो और अच्छा गुड हाइजीनिक फूड ले। पेशेंट को एडवाइस करो गुड हाइजीनिक फूड लें। उसमें कुछ पेशेंट को वेरिकोज वेंस डेवलप हो जाती हैं, जो लेग्स होते हैं उसमें वेंस फूल जाती हैं या लेग्स क्रैम्प्स आ जाते हैं, जकड़न हो जाती है हाथ पैरों में। क्यों होती है? क्योंकि उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। उसके डेफिशिएंसी की वजह से जो लेग्स हैं इसमें क्रैम्प्स आते हैं। तो इसीलिए पेशेंट का मोर हमें ध्यान देना पड़ता है कि उसके हाइजीन्स पे, उसके न्यूट्रिएंट्स पे और उसको सपोर्टिव केयर पे पेशेंट को एक्सेसिव ध्यान देना पड़ता है। तो ये एंटीनेटल केयर की कुछ मैं छोटी सुपरफिशियली बातें बताई हैं, तो इसको ध्यान से एक बार वीडियो को देखें और ये चीज़ें आप भी सीखें और दूसरों को भी एडवाइस करें।